two bromine atoms, then the height of m ratio m plus 2 ratio m plus 4 will be 1:2:1 respectively. सीआई के लिए आपको इतना जानना काफी है जो मैंने इन 2 लाइनों में लिख दिया, बट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, और 1-2 दफा क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इस बात की एक्सप्लेनेशन पूछी भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हाइट्स क्यों आ रही हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके पास जो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन होते हैं वो 2 होते हैं। एक क्लोरीन का एटम होता है जिसका मास 35 होता है, इसकी अबंडेंस 3/4 होती है, और दूसरा एटम होता है क्लोरीन का, क्लोरीन 37, इसकी अबंडेंस 1/4 होती है। 3/4 मतलब 75%, 1/4 मतलब 25%। तो यानी कि हर 4 एटम में से दुनिया में 3 एटम्स 35 के हैं, तो एक एटम 37 का है। इसी तरीके से जो आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। ब्रोमीन के आइसोटोप्स में ये बात तो सेम है कि उनके मास में भी सिर्फ 2 यूनिट्स का फर्क है। जैसे क्लोरीन 35 से 37 है, इसी तरह ब्रोमीन का एक आइसोटोप 79 होता है, तो दूसरा आइसोटोप 81 होता है। यानी कि उन दोनों में भी 2 मास यूनिट्स का फर्क है, बट उनकी अबंडेंस डिफरेंट है। इसकी अबंडेंस 1/2 है और ये भी 1/2, यानी कि हर 2 एटम में से एक एटम 79 वाला होगा तो एक एटम 81 वाला का होगा, यानी कि 50-50% की अबंडेंस है दुनिया में, बिल्कुल बराबर बराबर पाए जाते हैं दुनिया में। ठीक है, अब इस बात का हमारी हाइट से क्या ताल्लुक है? इसका हमारी हाइट से ताल्लुक है कि अगर हम एक केस स्टडी करें, हमारे पास मॉलिक्यूल है CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 के अंदर हमारे पास पॉसिबल MR वैल्यूज कितनी होंगी एंड उनकी अबंडेंस कितनी होंगी? नंबर 1, हम क्या करेंगे, CH2 को कांस्टेंट रखेंगे, Cl और Cl को वेरी करेंगे, और फिर हम इसको MR के इक्वल करेंगे। CH2 को हम 14 पे कांस्टेंट रखेंगे, जिसमें कार्बन को हम 12 मान रहे हैं और हाइड्रोजन को हम 1 मान रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हमारी दोनों क्लोरीन एटम्स 35 के होंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका मास बनता है 84। ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यू 84 पे आएगी। पर जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इज डिपेंड ऑन दी अबंडेंस। अबंडेंस क्या होगी, दोनों 35 के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 से निकाली जाएगी, यानी कि 9/16 से दी जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये 14 रहे, क्लोरीन जो है वो 35 रहे पहला वाला, और दूसरा वाला 37 हो जाए। इससे आपका MR 84 से बढ़कर 86 हो जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 1/4 मानी जाएगी, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई टोटल 3/16। तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये बन सकता है कि जो पहला एटम है वो 37 का हो और दूसरा एटम हो वो 35 का हो। मास की टर्म्स में ये वैल्यू सेम है, पर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ये एक अलग पॉसिबिलिटी होती है कि पहला एटम 1/4 पॉसिबिलिटी का हो, दूसरा एटम 3/4 पॉसिबिलिटी का हो। तो उसकी भी 3/16 बनेगी और इन दोनों को फिर आपको ऐड करना पड़ेगा वैल्यूज को, प्रोबेबिलिटी को, तो ये हो जाएगी 6/16। फोर्थ आपके पास मॉलिक्यूल जो बन सकता है वो है कि ये 14 पे रहे और दोनों 37 हो जाए। इससे आपका मास हो जाएगा 88 और ऐसे होने की पॉसिबिलिटी 1/4 इंटू 1/4 होगी, यानी कि 1/16 होगी। इस वजह से ये वो वैल्यूज हैं जो हाइट्स बन रही हैं 9:6:1, ठीक है। और ये वो वैल्यूज हैं जो आपके मास बन रहे हैं 84, 86 और 88। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा ऐसे में, उसमें एक सिग्नल होगा 84 पे, एक होगा 86 पे और एक होगा 88 पे। 84 वाले को आप m कह रहे हैं, 86 वाले को m+2 कह रहे हैं क्योंकि इसका उससे 2 यूनिट का फर्क है, और 88 वाले को आप m+4 कह रहे हैं। इसकी जो हाइट होगी ना m की, ये अगर इतनी है तो m+2 की हाइट उससे तकरीबन कोई इतनी होगी 9:6, और इसकी हाइट उससे इतनी सी होगी, काफी बड़ी है ये भी, इससे भी छोटी होगी। तो ये होगी 9:6:1। अगर इस तरह से स्पेक्ट्रम आ रहा है तो ये है इंडिकेशन फॉर 2 क्लोरीन्स। अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और ये कैलकुलेशन आप पूरी एक साथ देख लें और मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें माइक अनम्यूट करके। ये अभी हमने क्लोरीन एक्सप्लेन किया, अभी ब्रोमीन एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह। और अगर क्लियर है तो चैट में लिख दें कि क्लियर है। सर कार्बन और हाइड्रोजन का एमआर एक ही रखेंगे? ये बेटा बच्चों को क्लियर है बेसिकली। तो अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ जिसमें हमारे पास ब्रोमीन बाइट है। दिस इज हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास एग्जाम्पल है CH2Br2 की। इसमें हम क्या करेंगे कि CH2 को अगेन कांस्टेंट रखेंगे 14 पे, और जो दोनों ब्रोमीन्स हैं उन्हें हम एक एक करके पॉसिबिलिटी देखेंगे कि दोनों ब्रोमीन 79 की हों। ऐसे में हमारे पास MR की जो वैल्यू है, जो बेसिकली आपका x एक्सिस बनता है, ये आपके पास बन रहा है 160, 172 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इसका जो y एक्सिस यानी कि इसकी जो अबंडेंस है वो देखने के लिए 1/2 इंटू 1/2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड को मैं साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज ऐड करनी होती हैं आपने। पहली वाली 79, दूसरी वाली 81, या पहली वाली 81 और दूसरी वाली 79 हो। इन दोनों केसेस में मास 174 बनेगा जो कि आपका m+2 का सिग्नल कहलाएगा, और इसकी भी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2
इंटू 1/2, यानी कि टोटल 2/4 पॉसिबिलिटी होगी। और फोर्थ आपके पास होगी 14, 81, 81 जो कि 176 बनेगा, जो कि 1/2 इंटू 1/2 के हिसाब से 1/4 पे जाएगा। इसलिए क्या होगा कि हमारे जो स्पेक्ट्रम होगा इस दफा उस स्पेक्ट्रम में आपके पास एक सिग्नल आएगा 172 पर, एक 174 पर, एक 176 पर। इसको आप m कहोगे, इसको आप m+2 कहेंगे, इसको आप m+4 कहेंगे। और ये होगा 1:2:1 पे, 1:2:1 पे। तो दिस इज इंडिकेशन फॉर 2 ब्रोमीन्स। तो ये मैंने इसको जूम आउट कर दिया, ये पूरा देख लें, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना बता दें अगर ये क्लियर है। सर ऐड क्यों किया आपने? बेटा दोनों एक ही मास है इसलिए। चलिए चलें, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक। और इसके बाद अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कल मैंने आपको हेडिंग्स दिलवाई थी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फैजान सिराज भाई, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन तो कल क्लास में पढ़ चुके हैं हम। अच्छा जी, इसके लिए जरा मुझे नोट्स आपके निकालने दें, एक सेकंड, कहाँ गए। इसमें जो ये आपके पास स्पेक्ट्रम दिया हुआ था, मुझे स्पेक्ट्रम यहाँ से कॉपी करना है।
अच्छा सॉरी, मैं कॉपी कर रहा था, मैंने खुद ही वॉइस बंद की थी। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कि किस तरह ये जो आपका टेक्निक है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच या सिमिलर मासेस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच डिफरेंशिएशन करती है। तो सबसे पहले तो ऐसा पॉसिबल है कि कंपाउंड अलग हो पर उनका एमआर सेम आ जाए। ठीक है, ये जो हेडिंग है यूजिंग एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मासेस, इसके अंदर अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है टू कंपाउंड्स बिलो हैव द सेम एमआर टू द नियरेस्ट होल नंबर। एक है पेंट 1 इन और एक है ब्यूट 1 इन 3 ओन। ये दोनों कंपाउंड्स तो अलग हैं, पर अगर इन दोनों का एमआर निकालेंगे तो दोनों का एमआर आप 70 निकालेंगे। तो अगर आपके मास स्पेक्ट्रम पे सिर्फ बेस किया जाए और उससे आपको एमआर की वैल्यू मिल जाए 70, तो उससे ये साबित नहीं होगा कि एक्चुअली किस कंपाउंड का फॉर्मूला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो इस टेक्निक के जरिए एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं। एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होते हैं। 4 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है यूजिंग द एक्यूरेट रिलेटिव एटॉमिक मासेस फॉर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें इन एटम्स के थोड़े ज्यादा एक्यूरेट मासेस लिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास आप आज तक 1 लेते आए, और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए इन्होंने वैल्यू ली हुई है 1.0078। ये बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट मास है हाइड्रोजन का। कार्बन का वैल्यू 12 ही है। ऑक्सीजन की वैल्यू आप आज तक 16 कंसिडर करते हैं, जबकि ऑक्सीजन की वैल्यू उन्होंने ली हुई है 15.995। तो जब आप एक्यूरेट एटॉमिक मासेस यूज करते हैं तो फिर इनका एमआर आगे जाके डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंट हो जाता है। तो मैं जरा आपको बताऊं, इसका मास हो रहा है 70.078 और इसका मास हो रहा है 70.0418। तो सबसे पहले तो ये टेक्निक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कंपाउंड बता देती है, क्योंकि 70.078 दुनिया में पेंट 1 इन के अलावा किसी और का नहीं होगा, और 70.0418 ब्यूट 1 इन 3 ओन के अलावा किसी का नहीं होगा। तो इस मशीन में जैसे ही आपने कंपाउंड डाला, और कंपाउंड अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा, तो ये हाई रेजोल्यूशन मास कैलकुलेट करके फौरन से उस कंपाउंड तक आपको पहुंचा देगी। ठीक है, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन मास दो अलग कंपाउंड्स का सेम नहीं होता है। पर अगर वो कंपाउंड के फॉर्मूला आपको दे देगी, तो आप फिर ये कैसे पता करोगे कि वो उस कंपाउंड का कौन सा आइसोमर है। ठीक है, तो पहला पार्ट है जिसको नंबर 1 लेवल करने जा रहा हूँ, ये तो इसने दुनिया में आपको सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड अलग करके दे दिया। पर नंबर 2 जो है कि उस कंपाउंड के भी तो अपने आइसोमर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल दोनों का फॉर्मूला तो C3H8O होता है। इन दोनों में फर्क करना सिखाया है। अब C3H8O का हाई रेजोल्यूशन मास तो एक ही होगा, और अब उनमें से ये प्रोपेन 1 ओल का स्ट्रक्चर है या प्रोपेन 2 ओल का स्ट्रक्चर है, ये आपको बताया है। इनमें से जो ग्राफ ए बना हुआ है ये लेफ्ट साइड पे, ये प्रोपेन 1 ओल का स्पेक्ट्रम है, और जो बी बना हुआ है राइट साइड पे, ये प्रोपेन 2 ओल का स्ट्रक्चर है। सही है, तो मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफ्स कैसे बने हुए हैं, समझें इसको। इन्हें कहते हैं फ्रेगमेंट्स। जो आपके ये एरिया आ रहा है ना, जो आपका एरिया लेफ्ट हाईएस्ट से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये इसे कहते हैं फ्रेगमेंट पीक्स। दीज आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। ये आपको हेल्प करता है ये एरिया डिफरेंशिएट करने में। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि इस मशीन में आपके मॉलिक्यूल के टुकड़े होना शुरू होते हैं। पहले तो आप दोनों मॉलिक्यूल बना लें। तो ये रहा आपका प्रोपेन 1 ओल, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? एक तो CH बॉन्ड है इसके अंदर, एक इसमें CC बॉन्ड है, एक इसमें CO बॉन्ड है, और एक इसमें OH बॉन्ड है। 4 तरह के बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं। हम इन सारे बॉन्ड्स को एक एक करके तोड़ के देखेंगे। प्रोपेन 2 ओल में क्या हो रहा है, OH यहाँ सेंटर में लगा हुआ, ठीक है।
ये प्रोपेन-2 है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर आप यहाँ पर नंबर 1 OH बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सही है, बल्कि हम पहले OH नहीं CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो आप कोई भी CH बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास 7 CH बॉन्ड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या कि एक H अलग हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल में से, एक H अलग हो जाएगा और बाकी जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला बचेगा C3H7O बचेगा पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, यहाँ पे H अलग हो जाएगा, C3H7O बचेगा। ये हम नहीं कर रहे, ये मशीन खुद ही करेगी, मशीन एक एक करके बॉन्ड्स तोड़ती है। जो मशीन में CH बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास ये H प्लस और ये प्लस, ये आयंस बना देती है इनको फिर बाद में फ्रेगमेंट आयंस। तो इसका जो मास होगा ये 1m/g पे आएगा, मास टू चार्ज पे, वो इसमें भी आ रहा होगा 1m/g पे, कोई फर्क नहीं कर पाएंगे इस बात से आप। और क्योंकि पूरे का मास 60 है, पूरे का मास mr वैल्यू 60 है, तो जब आप 60 में से 1 निकाल लेंगे तो बाकी का हिस्सा जो बचेगा वो 59 पे बचेगा, तो ये 59 पर आ रहा होगा। ये वाला जो सिग्नल है 1 और 59 ये दोनों में दिखेगा, ये दोनों में, दोनों के स्पेक्ट्रम में ये वाला सिग्नल जो है ये दोनों के स्पेक्ट्रम में सेम होगा, इससे आप इन दोनों के स्पेक्ट्रम को फर्क नहीं कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे हम तोड़ेंगे OH बॉन्ड। जब आप OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक जगह OH हो जाएगा, दूसरी जगह आपका C3H7 हो जाएगा, यहाँ पे भी जी एक जगह OH हो जाएगा और एक जगह C3H7 हो जाएगा। अब OH का सिग्नल तो दोनों में 17 पे आएगा, 17/m/g, इसमें भी 17/m/g आएगा। अब अगर 60 में से 17 माइनस कर लें तो ये मास बचता है 43m/g, ये भी बचेगा 43m/g। अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेम है, पर इसमें एक जगह डिफरेंस ये आएगा कि ये जो बॉन्ड टूट रहा है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से, और ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। तो इससे ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। यानी कि बेसिकली ये यूं है CH3 CH2 CH2 और यहाँ प्लस चार्जेस में, और ये बेसिकली यूं है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। CH3 C पॉजिटिव CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क होता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, इसलिए तादाद में कम बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास इसके स्पेक्ट्रम में प्रोपेन-2 में 43 वाला सिग्नल थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखें, ये 43 का जो सिग्नल है ना आपके पास, 40 41 42 43 का जो सिग्नल है ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है हाइट में, ये, और यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिग्नल आया है ये हमारे पास 43 का आया है सेकेंडरी कार्बोकैटायन का, ये पहला फर्क आएगा इन दोनों के स्पेक्ट्रम में। इसके अलावा जो एक फर्क आएगा, जो सबसे यूनिक फर्क है दोनों में, वो है कि जब आप C और C बॉन्ड तोड़ेंगे तो जरा यहाँ गौर करें, यहाँ C और C बॉन्ड तोड़ने पे दो अलग किस्म के फ्रैक्शंस बनेंगे। मैं अभी उन C और C बॉन्ड्स को लेबल कर रहा हूँ, पहले मैं 1 तोड़ के दिखाऊंगा ये वाला CN-C बॉन्ड, और फिर मैं ये वाला CN-C बॉन्ड तोड़ूंगा 2। यहाँ पे फिर मैं जब यहाँ 1 तोड़ूंगा और यहाँ 2 तोड़ूंगा तो उन्हें फर्क देखिएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं एक जगह इसको काम करूँ और आप ऊपर मॉलिक्यूल को देखते रहें। C और C बॉन्ड में जब मैं यहाँ 1 को ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ, और जब मैं यहाँ 1 को ब्रेक कर रहा हूँ तो कहानी सेम आने वाली है, दोनों की सेम होने वाली है, 1 और 1 दोनों के सेम होने वाले हैं। अब जरा देखें किस तरह 1 और 1 ब्रेक करने में दोनों में क्या होगा, CH3 प्लस बनेंगे दोनों में, और दोनों में क्या बनेगा, आप फॉर्मूले में से 3 में से एक कार्बन निकाल दें तो पीछे बचते हैं 2 कार्बन,
और 8 में से 5 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये 15 m/g पे आएगा दोनों में। 60 में से 15 निकाल देंगे तो 45 m/g पे दोनों पे आएगा, ये सेम है। पर जैसे ही आप 2 ब्रेक करेंगे ना, 2 ब्रेक करें, 2 इसमें आएगा, 2 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसका 2 1 से सेम है। यानी कि आप प्रोपेन 2 में देखें, प्रोपेन 2 में सेकंड बॉन्ड तोड़ने पे भी वही बन रहा है जो फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने पे बन रहा है। पर प्रोपेन 1 में ऐसा नहीं है। प्रोपेन 1 में सेकंड बॉन्ड तोड़ने पे एक हिस्सा ये बन रहा है CH3 CH2 प्लस ये बन रहा है, और एक हिस्सा ये बन रहा है CH2 प्लस। ये यूनिक है, ये आ रहा है 29 m/g पर और ये आ रहा है 31 m/g पर। ये आपके पास यूनिक पीक्स हैं। फॉर प्रोपेन 1 ये नॉट प्रेजेंट इन प्रोपेन 2। प्रोपेन 2 में ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रोपेन 2 में अगर आप मॉलिक्यूल को देखो तो चाहे आप 1 तोड़ो चाहे आप 2 तोड़ो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एक जैसा होगा। 1 तोड़ने पर भी CH3 निकलेगा सिर्फ, और बाकी का हिस्सा वैसे ही बचेगा। 2 तोड़ने पर भी एक CH3 निकलेगा, बाकी का हिस्सा वैसे ही बनेगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 तोड़ने पर CH3 निकलेगा और बाकी का हिस्सा बचेगा, बट 2 तोड़ने पर CH3 नहीं निकलेगा, C2H5 निकलेगा। ये पूरा ये जो बॉन्ड है C2H5, और बाकी का हिस्सा बचेगा CH2OH। तो इनका मास अलग है, इस वजह से इसके स्पेक्ट्रम में आपको ये जो 31 पे जो सिग्नल दिख रहा है, 31 पे, ये यहाँ नहीं दिख रहा, ये यूनिक है, वो वहां पर नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके पास ये हैं कि यहाँ पर ओवरऑल ज्यादा सिग्नल्स हैं, ओवरऑल मोर पीक्स इन प्रोपेन 1 ये आपका पूरा टॉपिक है कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स जो हैं हिस्से, ये कैसे फर्क करके बताते हैं आपको कि प्रोपेन 1 है प्रोपेन 2। अभी आपके सामने तो दोनों स्पेक्ट्रम बने हुए हैं, पर एक्चुअली रिसर्चर्स के पास इन दोनों में से कोई एक आएगा और वो उसमें देखेंगे कि प्रोपेन 1 का हो सकता है या प्रोपेन 2 का स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसका ये स्पेक्ट्रम आ रहा है आपके पास। ये टॉपिक सबको क्लियर है बेटा? जरा ये बताएं, समझ में आए? कोई सवाल है तो पूछ लें जरा, माइक अनम्यूट करके। और जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बच्चा मैसेज करे तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूं इसका। आप लोग पता नहीं कहाँ, कौन सा सेक्शन है आप लोगों का? आप लोगों के नोट्स कहाँ पर जा रहे हैं? आप लोगों के नोट्स ही नहीं आ रहे, सबके नोट्स चलें इसमें डाल देता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलें, जिन बच्चों को टॉपिक क्लियर है वो लॉग आउट हो सकते हैं, मैं नोट सेंड कर रहा हूँ, बाकी कल इंशाल्लाह क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन्हें कुछ पूछना है वो रुक जाए। मास टू चार्ज एक्स एक्सिस का यूनिट है बेटा M/E। मास टू चार्ज एक्स एक्सिस पे होता है ना M/E, मास ओवर चार्ज, E फॉर चार्ज। ठीक है, चले मैंने आपको भेज दिए। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? सर लास्ट केस दोबारा समझा देंगे? लास्ट में बेटा ये हुआ है कि दोनों में फर्क है ना आपके,
या 1 को जरा तोड़ो, क्या हिस्से बनेंगे बताएं। CH3 CH2 C2H5OH जी, और 2 को तोड़ने पे क्या बनेगा? C2H5 C2H5 और CH2OH। हाँ, तो C2H5 का मास 31 होता है, तो 29 होता है, और CH2OH का मास 31 होता है। तो ये जो यहाँ है, यहाँ 1 और 2 को तोड़ने पर 31 मास का कोई हिस्सा बन रहा है? नहीं। तो बस यही फर्क है, इधर 31 की कोई पीक ही नहीं आएगी, ये आ रही 31 इसमें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सही है। CH2OH बनेगा। ये 31 जो आपके पास आ रही है, ये CH2OH पॉजिटिव की आ रही है, जो इसमें नहीं बनेगा। ओके सर, ओके, ये हिस्सा थैंक यू। है, यहाँ से ये तो हिस्सा टूट के आपके पास यहाँ जा रहा है। सही है सर, समझ आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज।